दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। ये एकमात्र वीडियो वर्णमाला का है। हिंदी किसी भी आप ऐसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो जिसमें हिंदी वर्णमाला से प्रश्न आते हों, इस एक वीडियो को आप कंप्लीट देख लीजिएगा। कॉपी पेन लेकर के बैठिए, नोट्स बनाते चलिए। फिर इसके बाद हम आपको इससे संबंधित 50 से ज़्यादा लगभग 60 प्रश्न कराने वाले हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, थोड़ा सा बड़ा होगा तो थोड़ा सा टाइम निकाल लीजिएगा, कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा, सारे पॉइंट को लिखते चलिएगा। इसके बाद जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, इसमें क्या क्या आप पढ़ेंगे शॉर्ट में आप इसको जान लीजिए। इसमें आप पढ़ेंगे वर्णमाला के बारे में, वर्ण क्या है, वर्णमाला क्या है, वर्ण को कितने प्रकार से बांटा गया है, स्वरों को कितने प्रकार से बांटा गया है, ह्रस्व दीर्घ प्लुत और रचना के आधार पे, कितने आधार पे। इसके अलावा हम बात करेंगे यहाँ पे संयुक्त स्वर क्या है, दीर्घ स्वर क्या है, और इसके बाद हम बात करेंगे वृत्ताकार स्वर, अवृत्ताकार स्वर, महाप्राण, अल्प प्राण, सघोष, अघोष, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। बहुत सारी चीज़ें आपको एक ही वीडियो में मिलने वाली हैं। अयोगवाह क्या है, निरानुनासिक क्या है, अनुनासिक क्या है, संख्या कितनी है, योगवाह कितने प्रकार के होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं आपको यहाँ पे मिलने वाली हैं। उच्चारण स्थान के बारे में हम बात करेंगे, समृत विवृत क्या है इसकी हम बात करेंगे, व्यंजन को कितने प्रकार से बांटा गया है, संयुक्त व्यंजन कितने हैं, घोष अघोष क्या है, ठीक है, स्पर्शी व्यंजन क्या है, ये सब चीज़ें आपको एक ही वीडियो में मिलने वाली हैं। वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा, प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। बहुत मेहनत से इस वीडियो को बनाया गया, लिखा गया, टाइप किया गया, फिर आप तक ये वीडियो पहुंच रहा है। पार्श्विक व्यंजन, लुंठित, बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको मिलने वाली हैं। अगर आप ये पूरा वीडियो कंप्लीट देख लेते हैं तो किसी भी आप ऐसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो जिसमें हिंदी व्याकरण से प्रश्न आते हैं वर्णमाला से, तो 2 प्रश्न आपको इसी वीडियो से मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं वर्णमाला के बारे में। वर्णमाला में सबसे पहले हम जानेंगे यहाँ पे वर्ण क्या है। तो जिस ध्वनि के टुकड़े नहीं कर सकते उसे वर्ण कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम ये कहें, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो आप उत्तर लगाएंगे वर्ण, जैसे आप यहाँ पे कुछ वर्ण लिखे हुए देख पा रहे होंगे। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि मौखिक आधार पे भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो आप क्या उत्तर लगाएंगे, ध्वनि, क्योंकि यहाँ पे जब आप कुछ बोलते हैं, उच्चारण करते हैं तो ध्वनि के रूप में वो सबसे छोटी इकाई मौखिक आधार पे। ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछने का तरीका अलग अलग होता है। यहाँ पे जब भाषा की सबसे छोटी इकाई कहे तो वर्ण, जब मौखिक आधार पे कहे तो ध्वनि, और अर्थ के आधार पे कहे तो शब्द, क्योंकि यहाँ पे कोई भी आप शब्द लिखते हैं तो उसका अर्थ होता है। और भाषा की पूर्णतः इकाई कहे तो वाक्य। अब बात करेंगे यहाँ पे हम वर्णमाला की। तो वर्णमाला क्या होता है, वर्णों या ध्वनियों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में 44 वर्ण होते हैं। प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं, तो संख्या 44 होती है। अब 52 कब लगाएंगे उसकी भी बात हम अभी करेंगे। इन वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है, तो 2 भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। प्रश्न पूछेगा कि वर्ण को कितने भागों में बांटा गया है, तो 2 भागों में। कौन कौन से वो 2 भाग हैं, तो स्वर और व्यंजन। स्वर क्या होता है, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय किसी अन्य ध्वनि की सहायता नहीं लेनी पड़ती है उसे हम स्वर कहते हैं। अर्थात फेफड़ों से निकलने वाली हवा बिना किसी बाधा या रुकावट से सीधी मुंह के द्वारा बाहर निकलती है, उसे स्वर कहते हैं। प्रश्न अगर आपसे पूछेगा कि स्वरों की संख्या कितनी है, 11 है। यहाँ पे इस वीडियो को देखने के बाद आपके बहुत सारे डाउट क्लियर होंगे, क्योंकि हम इससे संबंधित लगभग आपको 60 से अधिक प्रश्न भी कराएंगे। कॉपी पेन लेकर के आप बैठे हैं तो इनको नोट करते चलें। अब यहाँ पे 11 कौन कौन से हैं, तो छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री से ऋषि, ए और ओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, कुल कितनी है संख्या, 11। अब यहाँ पे स्वरों के विभाजन के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले स्वरों का विभाजन कितने आधार पे हुआ है, तो यहाँ पे मात्रा और काल के आधार पे स्वरों के 2 भेद बताए गए हैं। कौन से, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर को हम गुरु स्वर भी कहते हैं, ह्रस्व स्वर को हम लघु स्वर भी कहते हैं। ह्रस्व स्वर क्या होगा, तो जिन स्वरों का उच्चारण करते समय बोलने में समय कम लगे, जिन स्वरों को आप बोल रहे हो और कम समय लगे उनको आप ह्रस्व कहेंगे। इनकी संख्या पूछ ले आपसे कितनी है, तो 4 है। छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, री से ऋषि। ठीक है, दीर्घ स्वर की बात करें जिसको आपने जाना कि गुरु स्वर भी कहा जाता है, तो जिन स्वरों का उच्चारण करते समय बोलने में अधिक समय लगे उनको हम गुरु स्वर या दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या अगर आपसे पूछ ले कितनी है, तो इनकी संख्या है 7।
अब बात करते हैं यहाँ पे रचना एवं उत्पत्ति के आधार पे स्वर के कितने भेद होते हैं। तो 2 भेद होते हैं। कौन कौन से, आइए जानते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिले। आगे आपको ऐसे ही हिंदी हम पूरी चैप्टर वाइज कराने वाले हैं। अगर आपका सपोर्ट रहा तो, सपोर्ट का मतलब है कमेंट करके फीडबैक देना है। वीडियो अच्छा लगा तब भी, ना अच्छा लगा तब भी, कैसे हम सुधार कर सकते हैं। बहुत ही सावधानी से हर वीडियो को बनाया जाता है। फिर भी अगर आपको कहीं पे लगता है कि सुधार की जरूरत है, कोई गलती हुई है, तो आप जरूर बताएं। मूल स्वर, मूल स्वरों की बात करें तो जिन स्वरों की उत्पत्ति किसी अन्य स्वर से नहीं होती उन्हें मूल स्वर कहते हैं। प्रश्न आपसे पूछेगा कि हिंदी वर्णमाला में मूल स्वरों की संख्या कितनी है। ऑप्शन में 4 भी देगा, ऑप्शन में 11 भी देगा। अब 11 नहीं लगाना है क्योंकि मूल स्वरों की संख्या कितनी है, 4 है। छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, री से ऋषि। संधि स्वर क्या होते हैं, तो जिन स्वरों की उत्पत्ति मूल स्वरों से होती है उन्हें संधि स्वर कहते हैं। संधि स्वर 2 प्रकार के होते हैं, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। दीर्घ स्वर क्या है, जैसे दीर्घ का मतलब क्या होता है, बड़ा आ। तो छोटा आ मिलकर के क्या बन रहा है, बड़ा आ। छोटी ई मिलकर के क्या बन रही है, बड़ी ई। इसी तरीके से छोटा ऊ मिलकर के बड़ा ऊ, इसीलिए इसको दीर्घ कहा गया। बाकी आपने संधि पढ़ी ही होगी, दीर्घ संधि या दीर्घ स्वर संधि। तो उसमें क्या होता है, ह्रस्व बड़ा हो जाता है। संयुक्त स्वर की बात करें तो इनकी संख्या कितनी है, 4 आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। जैसे आ और ई मिलकर के ए बना, आ और ए मिलकर के ए बना, आ और ऊ मिलकर के ओ बना, और आ और ओ मिलकर के औ बना। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सारी चीजें आपको एक पास एक ही वीडियो में मिलने वाली हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि ओष्ठ के आधार पे स्वरों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया। तो 2 प्रकार से किया गया, वृत्ताकार और आवृत्ताकार। वृत्ताकार का मतलब ही आप यहाँ पे समझ पा रहे होंगे, जब आप उच्चारण करेंगे अगर ओंठ आपके गोल हो रहे हो तो वहां पे वृत्ताकार स्वर हो जाएगा। जैसे बोल करके देखिए, ऊ, बोलिए, हाँ आप ही बोलिए, ऊ। देखिए गोल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं ओठ। ओ, गोल, एकदम गोल ऐसे हो रहा होगा। औ, आ। तो ये होते हैं आपके वृत्ताकार स्वर। अब हम बात करेंगे आवृत्ताकार स्वर की। तो जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ओठ गोल नहीं होते हैं उनको हम कहते हैं आवृत्ताकार स्वर। जैसे आ, बोलिए, आ, गोल नहीं हो रहा है, ऐसे हो रहा होगा, हल्का ऐसे। कैसे बताएं हम आपको, पूरा गोल नहीं हो रहा होगा, आपको लग रहा होगा बट गोल नहीं है, एक तरीके से अंडाकार ऐसे बन रहा होगा कुछ। ठीक है, कैसे बताएं, ऐसे करके कुछ बन रहा होगा। लेकिन जब आप ऊपर वाले वर्णों को बोलते हैं तो ऐसे एकदम गोल। ओ, आ, ओ, बोल करके देखिए, अंतर समझ में आएगा। तो आवृत्ताकार में क्या हो जाएंगे, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, री से ऋषि, ए और ए। ठीक है, ये हैं आपके आवृत्ताकार। आगे बढ़ते हैं अब जिह्वा के आधार पे। तो यहाँ पे 3 प्रकार से इनको बांटा गया है, अग्रस्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। अग्रस्वर में कौन कौन से आ जाएंगे, जिनको जब आप बोलेंगे तो जो जीभ है, जिह्वा है, उसका अगला भाग सक्रिय रहेगा। बोल करके देखिए, ई, 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 बोलिए, ई। जीभ का अगला भाग पता नहीं चलता है, बहुत गौर से जब आप देखेंगे तब आप समझ पाएंगे। तो यहाँ पे इनकी संख्या कितनी है, 5। छोटी ई, बड़ी ई, ए और ऋषि। मध्य स्वर की बात करें तो जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जिह्वा का मध्य भाग सक्रिय रहता है इसको हम मध्यम स्वर, मध्य स्वर या केंद्रीय स्वर भी कहते हैं, क्योंकि ये केंद्र में रहता है। बोलिए, आ। ठीक है, पश्च स्वर क्या है, या पश्च स्वर भी इनको कहते हैं हम। तो जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जिह्वा का अंतिम भाग सक्रिय रहता है उसे पश्च स्वर कहते हैं। इनकी संख्या आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ। ये होते हैं आपके पश्च स्वर। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि आ 2 बार आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा। ये एक आ ये वाला है जो डॉक्टर के ऊपर वो लगी होती है। तो ये आ है और ये बड़ा आ है। अब बात करेंगे कौवे की स्थिति पे। क्रो वाला कौवा जो आपके गर्दन के आसपास कहीं होता है, मुख में देखिएगा, तो इसके आधार पे 2 भाग हैं, निरनुनासिक और अनुनासिक। निरनुनासिक क्या है, तो जिन स्वरों का उच्चारण करते समय कौवा नासिक विवरण को बंद कर देता है जिससे हवा सीधी मुख के द्वारा बाहर निकलती है उसे निरनुनासिक कहते हैं। जैसे आ, ई, ऊ, री से ऋषि, ए, ओ, औ। ये निरनुनासिक हैं। अब अनुनासिक की बात करें तो जिन स्वरों का उच्चारण करते समय कौवा बीच में ही अटक जाता है जिससे आधी हवा नाक के द्वारा और आधी हवा मुख के द्वारा निकल जाती है उसको हम अनुनासिक स्वर कहते हैं। इसका चिन्ह क्या है, तो चंद्रबिंदु है। जैसे आ, ई, ए,
चंद बिंदी लगी होगी, ध्यान रखिएगा, अनुनासिक। अब बात करते हैं अयोगवाह क्या होता है। तो अयोगवाह जो ना स्वर होता है ना ही व्यंजन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह कितने प्रकार का होता है, तो यहाँ पे 2 प्रकार का होता है, अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार को आप समझ लीजिए क्या है, तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा नाक के द्वारा बाहर निकलती है उसे अनुस्वार कहते हैं। आ का स्वर निकलता है, जैसे आप बोल करके देखिए संयोग, है ना, यहाँ पे ये क्या है, अनुस्वार है। ठीक, अनुस्वार के बाद या रा ला बा श श शाह आते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि जब आप इनका उच्चारण करेंगे तो ज़्यादातर आपको शब्दों में देखिए यहाँ पे अनुस्वार के बाद क्या है, या मिल रहा है ना, ऐसे। ठीक है, तो कहा क्या जा रहा है कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा नाक के द्वारा बाहर निकले, बोल करके देख लिए, संकल्प, संयोग। अगला देखिएगा विसर्ग। विसर्ग का उच्चारण करते समय हा की ध्वनि निकलती है, उसे हम क्या कहते हैं, विसर्ग कहते हैं। जैसे प्रातः, अतः, स्वतः, है ना, तो ये होते हैं विसर्ग। इसकी आप चिन्ह जानते ही होंगे, ऐसे 2 डॉट। आगे बढ़ते हैं हम, स्वरों का उच्चारण स्थान। तो उच्चारण स्थान के बारे में कुछ सूत्र होते हैं जो संस्कृत से आए हुए हैं, आपने पढ़ा होगा, अगर संस्कृत की हमारी वीडियो देखी है, संस्कृत में हमने आपको उच्चारण स्थान पढ़ाया है। सूत्र होता है अकुह विसर्जनीय नाम कंठः, है ना, कंठ से बोलने वाले। इचुई शनायाम तालुः, ऋतुरसाणाम मूर्धा। ये सारे सूत्र आपको हमने संस्कृत में पढ़ाए हैं। यहाँ पे आप उच्चारण स्थान ऐसे याद कर लीजिएगा कि आ और विसर्ग ये कंठ से बोला जाएगा, और का वर्ग भी आ जाएगा इसमें, क्योंकि अकुह विसर्जनीय नाम कंठा होता है। ऐसे ही यहाँ पे ई और चा वर्ग आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि सूत्र होता है इचुई शनायाम तालुः। ठीक है, इस पर हम अलग से एक वीडियो बना करके आपको क्वेश्चंस करा देंगे। फिलहाल इस टॉपिक को हम अलग से कराएंगे, उच्चारण स्थान, इस पे आपको 50 क्वेश्चन अलग से करा देंगे। ठीक, आगे हम बात करते हैं तालु तथा मुख आकृति के आधार पर स्वरों के 4 भेद हैं, समृत, अर्ध समृत, विवृत, अर्ध विवृत, समृत। तो समृत का मतलब क्या होता है, बंद। अब जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जिह्वा का अगला भाग अधिक ऊंचाई पर उठता है उसे हम क्या कहते हैं, समृत स्वर कहते हैं। जैसे ई उ ऊ। अर्ध समृत क्या होता है, जब कम खुले मुंह, है ना, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जिह्वा समृत स्वर से कम ऊंचाई पर उठती है उसे हम कहते हैं अर्ध समृत। इसमें 2 आते हैं, ए और ओ। विवृत क्या होता है, तो जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख पूरा खुल जाए, पूरा मुख खुल रहा है, ए बोलिए थोड़ा सा खुलेगा, ई बोलिए अगला भाग अधिक ऊंचाई, तो ये अंतर है इसमें। अर्ध विवृत क्या होता है, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख विवृत स्वरों से कम खुलता है उसे अर्ध विवृत कहते हैं। ए ये इसमें होते हैं 4। अब हम बात करते हैं यहाँ पे व्यंजन की। व्यंजन क्या होते हैं, तो वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। जैसे कोई भी ले लीजिए आप, का, की, को, कु। अब हम बात करेंगे व्यंजन क्या है, तो ऐसे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या अगर आपसे पूछ ले तो 33 होगी। अब यहाँ पे इसका भी विभाजन किया गया है, तो स्पर्श के आधार पे अगर कहें तो 5 भागों में इनको बांटा गया है। स्पर्शी व्यंजन की संख्या पूछ ले तो 25। टोटल कहाँ से कहाँ तक हैं, तो का से माँ तक, ये आपके सामने है, का से माँ तक स्पर्श व्यंजन। का खा गा गा अंगा, इनका उच्चारण स्थान कंठ है, इनका तालु है, इनका मूर्धन्य है, इनका दंत है, इनका ओष्ठ है। इसमें से भी प्रश्न आते हैं कि किसका तालु है या किसका दंत नहीं है, किसका ओष्ठ है, किसका कंठ नहीं है, यहाँ से प्रश्न आते हैं। तो ध्यान रखिएगा इनकी टोटल संख्या कितनी है, 25। कहाँ से कहाँ तक, का से माँ तक, इनको हम क्या कहते हैं, स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। अब हम बात करेंगे अंतस्थ व्यंजन की। तो अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है, 4। कौन कौन से, य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी है, 4। कौन कौन से, श, स और ह। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, 4। संयुक्त व्यंजन का मतलब यही हुआ कि जो वर्ण 2 वर्णों के मेल से बना हुआ हो उसे संयुक्त वर्ण कहते हैं। संख्या 4 है। इससे प्रश्न जरूर आपकी एक परीक्षा में आएगा। ठीक है, जैसे छा है, ये किससे मिलकर के बना है, तो आधा का और शा से मिलकर के बना है छाप का। ज्ञा इसी तरीके से किससे मिलकर के बना है, तो जा और यहाँ। ध्यान रखिएगा यहाँ पे हलंत लगना जरूरी है, अगर हलंत नहीं लगा होगा तो वो ऑप्शन सही नहीं होगा। त्रा जो है ये किससे मिलकर के बना है, तो ता और रा से मिलकर के बना है आपका त्रा। इसी तरीके से श्रा की बात करें तो यहाँ पे शा। अब ध्यान रखिएगा सा यही वाला आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन में आपको ये वाला सा भी देगा,
ये वाला सा भी देगा, कंफ्यूज नहीं होना है, यही वाला सा आपको टिक करना है। ठीक है, तो ये आपको संयुक्त व्यंजन कंफर्म हुए। कंपन के आधार पर वर्णों को दो भागों में बांटा गया, अघोष सघोष। घोष को ही हम सघोष कहते हैं, तो कंफ्यूज यहाँ पे आपको नहीं होना है। घोष का मतलब क्या है? नाद या गूंज, अर्थात जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में गूंज उत्पन्न हो उन्हें हम क्या कहेंगे? घोष कहेंगे। इसकी ट्रिक हम आपको बता देते हैं, ऐसे आपको शायद कंफ्यूजन लग रहा होगा। ट्रिक हमारी ये कहती है जब कहे सघोष या घोष कहे, तो जो आपने वर्ग पढ़े हैं तीसरा, चौथा, पांचवा, तो आप ऐसे लिखिएगा, घोष लिखिएगा, ब्रैकेट में सघोष लिख दीजिएगा, उसके आगे लिख दीजिएगा 3, 4, 5। कैसे? अब का वर्ग में तीसरा कौन सा आएगा? तो का, ख, गा, ये तीसरा है। फिर चौथा कौन सा है? घा। फिर पांचवा कौन सा? अंगा। इसी तरीके से चा वर्ग में तीसरा कौन सा आएगा? चा, छा, जा। तो तीसरा, चौथा, 5, इसका 3, 4, 5 आप ट्रिक याद रखिएगा। अघोष में क्या आएगा? इसकी ट्रिक क्या है? अघोष की ट्रिक कहती है पहला और दूसरा, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं 12, 345। 12, 345 शुरुआत कहाँ से करेंगे आप? छोटे से, छोटा आ से, मतलब अघोष से। आ से अघोष यहाँ पे ध्यान रखिएगा और शुरुआत कर लीजिएगा 1, 2, 3, 4, 5, मतलब शुरुआत के जो दो होंगे पहला और दूसरा वो क्या होगा? अघोष होगा, और बाकी जो 3, 4, 5 वाले होंगे वो होंगे सघोष या घोष। अब हम बात करेंगे यहाँ पे, बस इतना ही है। यहाँ पे बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे हम आगे अल्प प्राण और महाप्राण को भी बताने वाले हैं, तो अलग अलग आप इसको लिख लीजिएगा। अब आपसे प्रश्न पूछेगा कि श्वास या वायु के आधार पर वर्णों को कितने भागों में बांटा गया? तो दो भागों में बांटा गया, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण क्या होता है? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा कम निकले बाहर। बोल करके देखिए, इसकी ट्रिक हमारी ये कहती है कि जब अल्प कहे, तो अल्प का मतलब क्या होता है? अल्प का मतलब क्या होता है? थोड़ा। थोड़े का मतलब क्या होगा? शुरुआत हम कहाँ से करेंगे? 1 रुपये से। ठीक है, अर्थात यहाँ पे पहला आपका आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा और पांचवा, तो इसको आप लिख लीजिएगा 1, 3, 5, ये क्या है? विषम संख्याएं हैं। ठीक है, ऐसे आप याद रखिए। अल्प, अल्प प्राण मतलब थोड़ा, थोड़ा का मतलब 1। अब जब 1 आपको याद रहेगा तो 3, 5 ऑटोमेटिक आ जाएगा कि 1, 3, 5, क्योंकि ये विषम संख्याएं हैं। ठीक है, और इसमें खास बात आपको ये भी ध्यान रखनी है कि इसके अलावा इसमें सभी स्वर भी आ जाते हैं, और या, रा, लावा ये भी इसी में आते हैं। तो ये विशेष बातें आपको ध्यान रखनी है कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा सभी स्वर और या, र, ल, व ये भी इसी के अंतर्गत आते हैं। महाप्राण की अगर हम बात करें तो महा मतलब क्या होता है? बहुत। बहुत मतलब ज़्यादा। ज़्यादा मतलब 2 रुपये से हम शुरुआत करें, अर्थात 2 और 4, इसको हम क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? सम संख्या। तो इसमें कौन कौन आ जाएगा? महाप्राण में दूसरा और चौथा वर्ण। दूसरे में क्या आ जाएगा? जैसे का के बाद खा आता है, चा के बाद छ आ जाता है ना। तो दूसरा और चौथा यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यही ट्रिक हमारी कहती है। अब उच्चारण के आधार पे अगर हम बात करें तो स्पर्शी व्यंजन आपने जाना का से माँ तक होता है। संघर्षी व्यंजन को जान लेते हैं। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय 2 उच्चारण अवयव इतने पास आ जाते हैं कि हवा का मार्ग सकरा हो जाता है, यहाँ पे सकड़ा लिखा हुआ, सकरा हो जाता है और हवा संघर्ष के साथ बाहर निकलती है, उसे हम संघर्षी व्यंजन कहते हैं। जैसे इसकी संख्या अगर आपसे पूछ ले कितनी है, और आपसे ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा संघर्षी व्यंजन नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है 4 है इनकी संख्या, शा, शा, साहा। इनको हम ऊष्म व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है, स्पर्शी संघर्षी व्यंजन कौन कौन से होंगे? तो जिन व्यंजन का स्पर्श का समय अधिक रहता है और अंतिम ध्वनि संघर्षी हो जाती है उसे स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। जैसे चा, छा, जा और झा। अब हम बात करेंगे नासिक व्यंजन, तो अंतिम वाला होता है यहाँ पे। ठीक है, याम गणना नाम नासिका चा, इसका सूत्र संस्कृत में आपने पढ़ा होगा। संस्कृत की वीडियो का लिंक कमेंट बॉक्स में दे देंगे, देख लीजिएगा। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा नाक के द्वारा बाहर निकलती है उन्हें हम नासिक व्यंजन कहते हैं। पार्श्विक व्यंजन क्या है? तो जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जिह्वा का अगला भाग मसूड़ों को स्पर्श करे और हवा पार्श्व के आसपास से निकलती है उसे हम पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है? तो 1 है, जिसको हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे? ला कह रहे हैं। ठीक है, लुंठित या प्रकंपित व्यंजन क्या है? तो जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा को 2-3 बार कंपन करना पड़ता है उसे प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। रा, इसकी संख्या 1 ही है, इसी को हम प्रकंपित भी कहते हैं, लुंठित भी कहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो आपको परिभाषा बताई गई है वो किसकी? प्रकंपित की बताई गई है। लुंठित को भी जान लीजिए। लुंठित क्या होता है कि जिस व्यंजन का उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा बेलन की तरह गोल हो जाती है उसे लुंठित कहते हैं, लुढ़कता हुआ जैसे। तो रा बोलिए, रा, रा, रा,
जीभ क्या है, बेलन की तरह गोल हो जाएगी, र र र बोल करके देखिए। उच्छिप्त व्यंजन क्या है, उच्छिप्त का मतलब होता है फेंका हुआ। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जिह्वा झटके से नीचे की ओर गिरती है उसे हम उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं, जैसे ड़ और ड़। इसकी संख्या 2 है। अब हम बात करेंगे संघर्षहीन व्यंजन अथवा अर्धस्वर व्यंजन भी इनको कहते हैं। तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय कोई संघर्ष नहीं करना पड़ता है उसे संघर्षहीन व्यंजन कहते हैं। जो व्यंजन स्वरों जैसे बोले जाते हैं उन्हें अर्धस्वर कहते हैं, जैसे या और वा। बोल करके देखिए, या और वा। तो या और वा को अर्धस्वर के अंतर्गत रखा गया है, अर्धस्वर व्यंजन के अंतर्गत रखा गया है। अब हम बात करेंगे वर्ष व्यंजन क्या है। वर्ष का मतलब होता है मसूड़ा, अर्थात जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जिह्वा का अगला भाग ऊपर के मसूड़ों को स्पर्श करता है उन्हें हम वर्ष व्यंजन कहते हैं। इसमें 3 आ जाते हैं, ला, रा और शा। ठीक है। द्वित्व वर्ण क्या है, तो जो वर्ण 2 वर्णों के मेल से मिलकर के एक वर्ण का निर्माण करते हैं उन्हें द्वित्व वर्ण कहते हैं। ये बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है, जैसे जच्चा, बच्चा, दिल्ली, है ना, बिल्ली, कुत्ता, डबल जहाँ पे आए। महत्व, महत्व में आ रहा है कि नहीं, महत्व में नहीं आ रहा है, महत्व में नहीं आ रहा, यही मैं आपको बताने के लिए बोले हैं। यहाँ पे डबल नहीं है, जैसे यहाँ पे चा क्या है, आधा चा भी है, पूरा चा भी है। इस तरीके से आधा पा हो और पूरा पा हो, जो भी शब्द हों आधे भी हों और पूरे भी हों, अर्थात जब 2 वर्णों के मेल से मिलकर एक वर्ण का निर्माण करते हैं उसे द्वित्व कहते हैं। एक ही श्वास के झटके से जिस वर्ण का निर्माण होता है उसे अक्षर कहते हैं। ठीक है। अब अक्षर के बारे में तो आप जानते ही हैं, रिवीजन के तौर पे देख लीजिएगा। जैसे राम शब्द है तो इसमें 2 अक्षर है, रा और मा। स्वर क्या है, इनकी संख्या 11 है, अनुस्वार 1 है, विसर्ग की संख्या कितनी है, 1 है। हिंदी में कुल वर्ण पूछ ले तो कितने आप लगाएंगे, 52। कुल पूछे तो 52। व्यंजन के बारे में एक बार शास्त्रीय जैसे देख लीजिएगा। का से माँ तक जो है इनकी संख्या 25 है, इनको स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। अंतष्ट में आप क्या जाते हैं, या, र, ल, व। उस में आप क्या जाते हैं, शा, श, शाह। संयुक्त में आपके छत्र, ङ, द्विगुण में ड़ और ड़। कुल वर्णों की संख्या 52 है। यहाँ पे एक चीज छूट गई जिसको आप देख लीजिएगा। स्वर में हमने आपको आगत स्वर, प्लुत स्वर नहीं बताया, जैसे जिसमें 3 पाई होती हैं, है ना, ओम जैसे जिसका उदाहरण है, तो इसको भी आप जानकारी के लिए रखिएगा। उस व्यंजन की संख्या कितनी है, तो 4 है। संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 है। उच्चिप्त की संख्या 2 है। अयोगवाह की संख्या 2 है। अंतष्ट की संख्या 4 है। स्पर्श व्यंजन की संख्या का से माँ तक 25 है। द्विगुण आप जानते ही हैं। अंतष्ट और इनकी संख्या 4 है। संयुक्त का मतलब आप समझ ही रहे हैं, यहाँ पे हमने आपको बता ही चुके हैं। अब इससे संबंधित हम आपको 66 प्रश्न कराने वाले हैं, तो वीडियो को शुरुआत से अंत तक आपने देखा है यहाँ तक, तो आप टेस्ट भी लगाइए, इसको चेक करिए कि थ्योरी पढ़ने के बाद आप 66 क्वेश्चन में कितने प्रश्नों का आंसर ठीक से दे पाते हैं। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला प्रश्न है आपके सामने, वह ध्वनि जिसके खंडन नहीं किए जा सकते कहलाती है, स्वर, व्यंजन, वर्ण या फिर कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 1, काउंट करते चलिएगा कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कहा जा रहा है जिसके टुकड़े ना किया जा सकते हो, जिसके खंडन हम नहीं कर सकते, उसको क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं, 11, 33, 44, 25। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने, हिंदी वर्णमाला में संख्या है कितनी वर्णों की, 44। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी, 2 तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। जब कुल लगा हो तो ध्यान रखिएगा इंग्लिश में कितने होते हैं, 26। 26 का जस्ट डबल कर दीजिएगा यहाँ पे, तो आप क्या आंसर लगाएंगे यहाँ पे, 26 दूना 52। ऐसे याद रखिएगा, कुल पूछे तो 52, वरना आपने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा ही है। प्रश्न संख्या 4 देखिए, स्पर्शी व्यंजन की संख्या कितनी है, स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी है। प्रश्न संख्या 4 आपके सामने। सही जवाब क्या होगा, का से माँ तक जो व्यंजन होते हैं, जो वर्ण होते हैं, उनको हम स्पर्शी कहते हैं, और का से माँ तक की संख्या हो जाती है कुल 25। स्पर्शी व्यंजनों को कितने भागों में विभाजित करते हैं, तो अभी अभी हमने आपको बताया का से माँ तक, अर्थात काखा गगा अंगा चाचा चाचा यहाँ, ऐसे जब आप काउंट करेंगे तो 5 भागों में आप विभाजित कर सकेंगे। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। व्यंजनों की कुल संख्या कितनी मानी गई है, छठा प्रश्न आपके सामने, 11, 21, 33, 44। क्वेश्चन नंबर 6 सही जवाब होगा यहाँ पे, 33 संख्या मानी गई है व्यंजनों की कुल। अगला प्रश्न देखिए, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय अन्य ध्वनि की सहायता नहीं लेते उसे क्या कहते हैं। प्रश्न संख्या 7, व्यंजन, स्वर, शब्द या फिर संयुक्त वर्ण। प्रश्न संख्या 7 आपके सामने, तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय अन्य ध्वनि की सहायता नहीं लेनी पड़ती उनको हम स्वर कहते हैं, और जहां पे सहायता लेनी पड़े उसको हम क्या कहेंगे, व्यंजन कहेंगे। क्योंकि जब आप लिखते हैं का,
तो ये का दिख रहा है, लेकिन इसके साथ साथ ये क्या होता है, हलंत वाला का और आ होता है, अर्थात यहाँ पे हमें सहायता लेनी पड़ रही है। जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? वर्ण, व्यंजन, स्वर या फिर शब्द। प्रश्न संख्या 8 उत्तर होगा यहाँ पे व्यंजन के साथ। अभी अभी हमने आपको बताया। जो ना स्वर है और ना व्यंजन है उसे क्या कहते हैं? अयोगवाह, संयुक्त व्यंजन, वर्ण या फिर स्वर। क्वेश्चन नंबर 9, तो जो ना स्वर है ना व्यंजन है वो किस में जाएगा? वो अयोगवाह में जाएगा, अंग आह। अयोगवाह के कितने प्रकार हैं? प्रश्न संख्या 10 आपके सामने। तो अयोगवाह 2 प्रकार के होते हैं, अनुस्वार और विसर्ग। यहाँ पे आंसर होगा प्रश्न संख्या 10 के लिए ऑप्शन नंबर सी। अयोगवाह हैं स्वर, व्यंजन, विसर्ग, अनुस्वार या फिर वर्ण। इसीलिए हम ज़्यादा व्याख्या नहीं कर रहे हैं क्योंकि हर क्वेश्चन अपने आप में यूनिक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 उत्तर होगा विसर्ग और अनुस्वार। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, ए किस प्रकार के वर्ण हैं? ए और ए किस प्रकार के वर्ण हैं? तो इनका उच्चारण स्थान आप निकालिए। ए दैतो कंठ तालु, इसका सूत्र हमने आपको बताया। आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए के साथ। प्रश्न संख्या 13 देखिए, ओ किस प्रकार के वर्ण हैं? तालव्य, कंठ, कंठोष्ठ या फिर सभी में? बोल करके देखिए, ओ किसका रोल रह रहा है? किसका रोल है यहाँ पे? तो कंठ और ऊष्ठ का, अर्थात कंठोष्ठ। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही होगा। निम्न में से अग्र स्वर कौन सा है? उ, बड़ा उ, ई, री से ऋषि, आ या फिर इनमें से कोई नहीं? अग्र स्वर कौन सा है? प्रश्न संख्या 14। तो ई और री से ऋषि अग्र स्वर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 15 है आपके सामने, वृत्ताकार स्वर नहीं है। तो यहाँ पे 2 प्रकार से वर्गीकरण किया जाता है, वृत्ताकार और अवृत्ताकार। जब आप मुख से इसका उच्चारण करें, जहां पे आपका गोल बन जाए मुख बोलने पर, वो वृत्ताकार हो जाएगा। जहां पे ना गोल बने वहां पे अवृत्ताकार हो जाएगी। यहाँ पे ओ है, ये टाइपिंग मिस्टेक हुई है, बड़ा आ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या है? ओ है, ठीक। अब बात करते हैं यहाँ पे 15 का सही जवाब क्या होगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात छोटा आ। बोल करके देखिए, गोल मुख नहीं बनेगा। जिह्वा के आधार पे स्वरों के कितने भेद होते हैं? क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने। सही जवाब होगा जिह्वा के आधार पे। तो जिह्वा के आधार पे 3 भेद होते हैं यहाँ पे, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला देखिएगा, निम्न में से तालव्य नहीं है? ई, चा, छा, या फिर जा और झा। क्वेश्चन नंबर 17 सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 17 के लिए यहाँ पे या और रा ये तालव्य के अंतर्गत नहीं आते हैं। हमने आपको एक सूत्र बताया था, याद है आपको? इचुई शनायाम तालु। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे, निम्न में से कौन सा सही नहीं है? उच्चारण स्थान दिए गए हैं। आ और आ का तालव्य कह रहा है, का और खा का कंठ कह रहा है, या और वा का अंतष्ट कह रहा है, पा और फा का औष्ठ कह रहा है। देखिएगा, इचुई सनायाम तालु अकुह विसर्जनीय नाम कंठा होता है। और यहाँ पे 18 में आपको आ और आ दिया हुआ है। अकुह मतलब छोटा आ बड़ा, इसका कंठ होना चाहिए था, जो कि ऑप्शन में यहाँ पे तालव्य दिया हुआ है। अर्थात पहला ही ऑप्शन यहाँ पे गलत मैच हुआ है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा। निम्न में से कौन सा घोष वर्ण नहीं है? का, खा, ब, भा, ग, घा या फिर सभी में? घोष वर्ण नहीं है 19वां प्रश्न। तो यहाँ पे आंसर जाएगा का और खा के साथ। अब घोष और सघोष आपको पता होना चाहिए। देखिए, घोष में क्या होता है? तीसरा, चौथा और 5वां वर्ण होता है घोष में। तो यहाँ पे बाकी सारे सही हैं, ठीक है। बाकी सारे में क्या है? तीसरा, का, खा, गा, तीसरा दिया हो यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। का जो है पहला है, ये अघोष के अंतर्गत आएगा, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न लिखिएगा, निम्न में से कौन सा अघोष वर्ण नहीं? अब अघोष नहीं है तो सघोष होगा। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा था? घोष वर्ण नहीं है। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? अघोष वर्ण नहीं है। अब अघोष अगर नहीं है तो वो क्या होगा? सघोष होगा। तो आप क्यों ना सघोष को पहचान लीजिए, सघोष को पहचानिए, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा? दा और दा। अगला प्रश्न देखिए, अल्प प्राण ध्वनि नहीं है। प्रश्न संख्या 21वां प्रश्न आपके सामने। अल्प प्राण, महाप्राण। अल्प मतलब क्या होता है? थोड़ा। अल्प मतलब थोड़ा, थोड़ा मतलब कम, मतलब एक, ठीक है। और यहां पे पूछ रहा है अल्प प्राण नहीं है, मतलब महाप्राण होगा। महा का मतलब क्या है? ज्यादा, ज्यादा मतलब आप 2। तो दूसरा और चौथा जो होगा वो क्या होगा? महाप्राण होगा। अब देख लीजिए यहाँ पे दूसरा और चौथा किसमें है? महाप्राण वही होगा। तो खा दूसरा है, आपको अलग से ही दिख रहा होगा। पा पहला है,
तो ये होगा नहीं। आ पहला है, आ का तो यहाँ पे मतलब ही नहीं है। का पहला है तो ये तो होगा नहीं, आंसर होगा बी के साथ। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 22। महाप्राण ध्वनि कौन सी है? महा मतलब क्या? ज्यादा। तो दूसरा देख लीजिए यहाँ पे किसमें दिया हुआ है। पा तो पहला होता है, पा फा बा भा मा। चा भी पहला होता है। 2 ऑप्शन आपके ऐसे ही कट गए। तो यहाँ पे आंसर जाएगा शाह और सा के साथ, अर्थात ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, स्वर होते हैं अल्प प्राण, महाप्राण, घोष, अल्प प्राण, घोष। स्वर किसके अंतर्गत आते हैं? तो स्वर जो है सभी स्वर अल्प प्राण और घोष के अंतर्गत आएंगे। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से कौन सा विश्लेषण सही नहीं है? जो हमने आपको संयुक्त व्यंजन बताए हैं छत्र, अंग्य, अश्रा, इसमें से एक गलत लिखा हुआ है, वो आपको पहचानना है। 24वां प्रश्न देखें, क्वेश्चन नंबर 24, आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी के साथ। क्यों होगा ये भी जानिए। क्योंकि जो श्रा बनता है वो ये वाली सा से बनता है, शा और रा, सा में हलंत लगना जरूरी है, तो ध्यान रखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने, अर्थ व्यक्त करने वाली सबसे छोटी इकाई कौन सी है? 25वां प्रश्न देखिएगा, सही जवाब क्या मिलेगा आपको यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 25 आंसर होगा शब्द। अगला प्रश्न, अनुस्वार विसर्ग को क्या कहते हैं? 26वां प्रश्न आपके सामने, सही जवाब होगा स्वर, वर्ण, अयोगवाह या फिर शब्द। अगर लग रहा है आपको स्पीड ज़्यादा है, तो वैसे तो यहाँ पे ऑप्शन होता है स्पीड कम ज़्यादा करने का, बट अगर आप इससे लेट में आंसर कर पा रहे हैं तो तैयारी आपकी फिर थोड़ा सा आप और बच्चों की अपेक्षा पीछे हो जाएंगे, क्योंकि पेपर में इतना भी समय नहीं होता आपको। अयोगवाह कहेंगे। नासिक व्यंजन नहीं है, याम गणना नाम नासिका चा, सूत्र पढ़ा आपने, तो यहाँ पे याम गणना नाम नासिका चा, आंसर आपको अलग ही दिख रहा होगा। या जो है ये नासिक यानी नाक से उच्चारण नहीं किया था। संघर्षी व्यंजन कौन सा है? जो बहुत संघर्ष होता हो जिनको बोलने में। क्वेश्चन नंबर 28 सही जवाब होगा यहाँ पे सा हा, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे हम। प्रकंपित व्यंजन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने, तो प्रकंपित व्यंजन है यहाँ पे रा को प्रकंपित व्यंजन कहा जाता है। बोल करके देखिए वाइब्रेट हो रहा है क्या। उच्छिप्त व्यंजन कौन सा है? उच्छिप्त व्यंजन यहाँ पे 2 दिख रहे होंगे आपको, ड़ा और ड़ा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अर्ध स्वर यहाँ पे कौन सा है? या, व, आ, का, खा, कोई नहीं। 31वां प्रश्न, बढ़िया से दिख रहा है ना, लाइक कर देना फिर। क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने, तो या और वा ये अर्ध स्वर होंगे, यहाँ पे पहला ऑप्शन सही होगा। पार्श्विक व्यंजन कौन सा होगा? र, ल, क, या। क्वेश्चन नंबर 32, पार्श्विक व्यंजन यहाँ पे होगा ला, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला देखिए, निम्न में से कौन सी अरबी फारसी ध्वनि नहीं है? प्रश्न संख्या 33, अलग ही ऑप्शन दिख रहा होगा जिसमें नीचे डॉट नहीं लगा हुआ है। इन सब में अगर आप गौर से देखे होंगे तो यहाँ पे डॉट लगा हुआ है, बट इसमें डॉट नहीं लगा हुआ है, तो ये अरबी फारसी ध्वनि नहीं है। हा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, तो क्या लगाएंगे आप प्रश्न संख्या 34 के लिए? 34 में आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, कंठा। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 35 है, मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन सी हैं? पाफा बाबा, चाचा दादा, टाठा डाडा या फिर ताथा दादाना। क्वेश्चन नंबर 35 सही जवाब होगा यहाँ पे टा, ठा, डा, ढा। 36वां प्रश्न, हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने हैं? देखिए 3 तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है। यहाँ पे मूल पूछ रहा है, कुल पूछे तो अलग अलग आंसर आप करेंगे। आंसर होगा यहाँ पे 4 है। मूल स्वर कितने हैं? 4। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 37, हिंदी वर्णमाला का 11वां व्यंजन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर करें, जोड़ लीजिए ना, का, खा, गा, गा, अंगा, चा, छा, जा, जा, या, टा। 37 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 5 5 10 और 1 11। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? स्वर, व्यंजन, वर्ण, ध्वनि। क्वेश्चन नंबर 38 सही जवाब होगा यहाँ पे वर्ण। अगला प्रश्न, तालव्य व्यंजन कौन से हैं यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 39, तालव्य व्यंजन। सही जवाब होगा चा, छा, जा, जा, इचु, शनायम, तालु, ई और चा वर्ग। देवनागरी लिपि में स्वरों की संख्या कितनी है? क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 सही जवाब होगा यहाँ पे 11 है। देवनागरी लिपि में स्वरों की संख्या
11 है। किस ध्वनि को अनुस्वार कहा जाता है? किस ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 41। स्वर के बाद आने वाली नासिक की ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है, बोल करके देखिए, जिसमें ओठ का कोई रोल ना हो। बोलिए। उ, वा, उ, पा। क्वेश्चन नंबर 42 यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ वा। अंतष्ट में जाते हैं ये। अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है? अल्प मतलब थोड़ा, थोड़ा मतलब कम, कम मतलब एक। तो पहला देखिए किसमें है। क्वेश्चन नंबर 43 आपको अलग ही दिख रहा होगा। 43 अल्प प्राण। 43 का आंसर देखिए, यहां पे तो आपको पहला दिख रहा है, यहां पे भी आपको पहला दिख रहा है, यहां पे भी, यहां पे, तो इसके आगे वाला आपको देखना पड़ेगा, है ना। तो आगे वाला यहां पे कौन सा आप देखेंगे? 43 में आपको दिख रहा होगा चा के बाद जा दिया हुआ है। यहां पे क्या है? यहां पे आपको ध्यान रखना है पहले के बाद कौन सा हो? तीसरा हो। चा से चरका पढ़ा है आपने ना, का से कबूतर, खा से खरगोश, यहाँ पे साथ साथ दिया तो नहीं होगा ये। ठीक है, चा वर्ग क्या कहता है? चा छा जा जाइया, चा छा जा जाइया। तो इसका आंसर होगा 43 का ऑप्शन नंबर बी। 44वां प्रश्न आपके सामने ये रहा। कहाँ गया भाई? ये हो चुका है। ज्ञा किसके योग से बना है? ज्ञा। 44 का आंसर करिए। इसी में से यूपी टेट या सुपर टेट की परीक्षा में आपके प्रश्न आ जाएंगे। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। किस क्रमांक में सघोष व्यंजन है? 45वां प्रश्न। सघोष, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। किस क्रमांक में अंतष्ट व्यंजन है? 46वां प्रश्न। य व र ल आ रहा है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी। किस क्रमांक में स्पर्श व्यंजन नहीं है? का से मां तक होते हैं, का से मां तक, तो मां के बाद वाला देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 47 सही जवाब होगा यहाँ पे सा और हा। 48वां प्रश्न। पा और फा का उच्चारण स्थान क्या है? तो पा फा ब भ म किसका ज्यादा रोल है? बोलिए बोलिए। पा फ ब भ म। 48 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ओठों का रोल है, तो यहाँ पे ओष्ठ हो जाएगा। किस क्रम में अघोष व्यंजन है? किस क्रम में अघोष व्यंजन है? प्रश्न संख्या 49। ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है यहाँ पे अघोष। किस क्रमांक में अंतष्ट वर्ण है? किस क्रमांक में अंतष्ट वर्ण है? प्रश्न संख्या 50 रा। अगला देखिए, सघोष और अल्पप्राण किसमें है? अब यहां पे आपको देखना है ऐसा कौन सा विकल्प है जो सघोष भी हो और अल्पप्राण भी हो। तो अगर आपको हम बता दें इसके बारे में, सघोष होता क्या है, तो सघोष में आपको देखना है तीसरा, चौथा, पांचवा हो। तो ये तो पहले ही कट गया क्योंकि का पहले नंबर पे आता है। ठीक, चा के बाद छा आता है, ये कट गया क्योंकि ये दूसरे नंबर पे। अब आपके पास बचे ऑप्शन 2। अब 2 में देखिए कौन सा आपको लग रहा है यहाँ पे जो अल्प प्राण हो। अब अल्प प्राण की अगर हम बात करें तो अल्प प्राण में होता है पहला, तीसरा और पांचवा। आंसर आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 51। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी दा, क्योंकि दा जो है ये किस नंबर पे आता है? पढ़ करके देखिए, का खा ग अंगा चा चा जिया ट ट त थ तना त थ द ध। देखिए यहाँ पे दा आपको किस नंबर पे दिख रहा है? तो दा आपको तीसरे नंबर पे दिख रहा है। ठीक है, अर्थात तीसरे नंबर पे ये सघोष भी है और ये अल्प प्राण भी है। स्वर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 सही जवाब होगा यहाँ पे प्रश्न संख्या 52 के लिए अल्प प्राण और घोष। अगला देखिए, उच्चारण की दृष्टि से इनमें से कौन सा व्यंजन तालव्य है? क्वेश्चन नंबर 53 सही जवाब होगा जा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी बात गलत है? शुद्ध शब्दों में प्रश्न लिखा हुआ है, गलत वाला पहचानना है आपको। अब यहाँ पे पहला ऑप्शन अगर हम देखें तो लिखा हुआ है धा, सघोष, महाप्राण और दंत है। तो धा पहले आप देखिए कि सघोष में आएगा या अघोष में। 54वां प्रश्न देखिए, पहला बिल्कुल सही है क्योंकि धा सघोष में ही आएगा और महाप्राण भी है। ठीक है, चा आपका अघोष में आएगा और अल्पप्राण भी है क्योंकि चा क्या है? चा छा दादा यहाँ पहले नंबर पे है
और पहले नंबर पे क्या होता है, अभी अभी हमने आपको बताया, पहले नंबर पे आपका अघोष होता है और अल्पप्राण होता है। तो ये भी सही है, ये भी सही है। तो 54 का जो गलत ऑप्शन है वही आपको पहचानना है, और वो दिया है आपका ऑप्शन नंबर बी में, क्योंकि बा जो है ये सघोष नहीं है। ठीक है, बा सघोष के अंतर्गत आएगा क्या भला बताइए? पा फा बा बा। तो यहां पे बी ऑप्शन सही होगा। किस क्रमांक वाली ध्वनि अक्षर ध्वनि है? प्रश्न संख्या 55। छोटी। यदि नीचे का ओठ पूरी तरह काट दिया जाए तो किस ध्वनि के उच्चारण में कठिनाई होगी? बोल करके देखिए, अगर ओठ ही ना हो। ल तो आप बोल लेंगे, ब बोल लेंगे क्या? क्वेश्चन नंबर 56, बा नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि जब आप बा बोलते हैं दोनों लिप्स क्या है, टच होते हैं। अगला देखिए, पार्श्विक व्यंजन कौन सा है? प्रश्न संख्या 57। पार्श्विक व्यंजन यहां पे कौन सा है? 57 के लिए आंसर जाएगा ला के साथ। अगला प्रश्न, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 58। 2 प्रकार के, स्वर और व्यंजन। उच्चारण की दृष्टि से गा व्यंजन का सही रूप क्या? अब ऐसे प्रश्न आने लगे हैं थोड़ा सा उच्च स्तर के। क्वेश्चन नंबर 59, गा, क ख गा आ रहा है तीसरे नंबर पे। अब तीसरे नंबर पे आ रहा है, इसका मतलब ये बात तो तय है ये सघोष होगा। सघोष वाले ऑप्शन दिए हैं यहाँ पे बी और सी। बी और सी में से ही कोई सही होगा, ये ऑप्शन एलिमिनेट करने का तरीका है। अब जो गा दिया हुआ है, आपको अगर उच्चारण स्थान वाला सूत्र याद होगा, हमने आपको बताया अकुह विसर्जनीयानाम कंठः, अर्थात कंठ से उच्चारित होता है, और आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। जिन स्वरों के निर्माण में ओष्ठ गोलाकार हो जाते हैं उनको क्या कहते हैं? शुरुआत में ही क्वेश्चन आया था, तभी बताया था, वृत्ताकार कहेंगे इनको। 60 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 61वां प्रश्न, भाषा में स्वतः उच्चारित ध्वनियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? जो स्वतः उच्चारित हो उनको हम क्या कहेंगे? स्वर कहेंगे, बिना किसी सहायता से उच्चारित होने वाले। निम्न में से अल्पप्राण वर्ण कौन से हैं? अल्प का मतलब क्या है? थोड़ा। थोड़ा का मतलब क्या है? पहला। ऐसे याद रखिए। अब पहले नंबर पे यहाँ पे सिर्फ एक ही आपको दिख रहा होगा, वो कौन सा है? पहले ही ऑप्शन में दिया हुआ है का। अगला देखिए, अनुनासिक कौन सा नहीं है? 3 अलग दिख रहे हैं, एक अलग दिख रहा है। आंसर होगा घंटा। वर्णमाला में मात्रा का अर्थ क्या है? वर्णमाला में मात्रा का अर्थ क्या है? 64। तो वर्ण के उच्चारण में लगने वाला समय, आप बोलते हैं बड़ा आ या का, तो समय लगता है ना, वही ऑप्शन नंबर बी। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह कौन से हैं? क्वेश्चन नंबर 65, अंग और आह। एक क्वेश्चन होमवर्क आपके लिए, पदों का वह समूह जिसके द्वारा हम कोई पूरी बात कहते हैं उसको क्या कहते हैं? कमेंट बॉक्स में लिखें। कमेंट करके बताना कि इस वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा, क्या नहीं अच्छा लगा, क्या चीज़ छूट गई है, जिसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपने लाइक भी कर दिया होगा। यहाँ पे कुछ अन्य वीडियोज़ के लिंक बन करके आ रहे हैं जिनको आप क्लिक करके देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।